नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडू अन्ना में। चलिए आज बात करते हैं हम भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे भारत का संवैधानिक विकास है क्या। दोस्तों, जब ब्रिटिश ने भारत पर शासन करना शुरू किया तो यहाँ शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम और कानून बनाए वही आगे चलकर हमारे संविधान के विकास में काम आए। इसीलिए इसे भारत का संवैधानिक विकास कहा जाता है। जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आए तो उसके मन में यहाँ पर शासन करने का लालसा उठा और इसके तहत उसने 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध के बाद बंगाल पर अपना शासन करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने विस्तार को बढ़ाते हुए 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा और उसके तहत उसने 1765 में इलाहाबाद की संधि की और इसके तहत उसे भारत के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। वह क्षेत्र तीनों थे बिहार, उड़ीसा और बंगाल। यहाँ के राजस्व अंग्रेजों ने अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया। जब ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके अधिकारी और कर्मचारियों ने यहाँ पर भ्रष्टाचार करना शुरू किया, रिश्वतखोरी करना शुरू किया, तो ब्रिटिश के संसद को यहाँ इसको नियंत्रित करने के लिए एक 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाना पड़ा। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश का संसद इस पर नियंत्रण स्थापित किया और इसके द्वारा इसको भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरी को रोका गया। इसके तहत क्या क्या नियम कर बनाए गए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसके तहत ब्रिटिश संसद का कंपनी पर नियंत्रण स्थापित हो गया और इसके तहत इसके में और एक बदलाव किया गया कि बंगाल के जो गवर्नर होते थे उसको यहाँ पर गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया है, यानी गवर्नर को पद हटाकर उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसके सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। यानी इसके तहत 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। फिर 1774 में इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया और इस उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश का नियुक्ति किया गया। मुख्य न्यायाधीश के तौर पर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और इसके 3 अन्य जो न्यायाधीश थे इसके साथ उसमें थे एक हाइड नाम का, चैम्बर्स और लिमेस्टर। ये 3 मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त हुए। फिर कंपनी को चलाने के लिए 2 प्रकार की संस्था बनाया गया। कंपनी को चलाने के लिए 2 प्रकार की संस्था बनाया गया, जिसमें पहला था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और दूसरे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कुल 24 सदस्य की नियुक्ति होती थी। तो दोस्तों, हमने 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट है, जो परीक्षा के तहत मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से उस सभी को हमने यहाँ पर पढ़ लिया। फिर उसके बाद है एक छोटा सा संशोधन अधिनियम जो था 1781 में। ये सिलेबस में नहीं पढ़ाए जाने के कारण इसकी चर्चा नहीं होती है। 1781 का संशोधन अधिनियम है, उसको सिलेबस में नहीं होने के कारण इसका कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए इसे एक्ट ऑफ सलाइन के नाम से जाना जाता है, जो परीक्षा की दृष्टि से खास नहीं है। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। दोस्तों, जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यहाँ पर कंपनी पर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित नहीं हुआ, तो उसके लिए उस समय के तत्कालिक युवा प्रधानमंत्री जो थे ब्रिटिश का, विलियम पिट्स, उन्होंने एक एक्ट लाया जिसको हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। यानी पिट्स इंडिया एक्ट उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री विलियम पिट्स के लाने के कारण उसी के नाम पर इसे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। इस एक्ट में क्या क्या बदलाव हुए उसके बारे में हम
चर्चा करते हैं। तो इसमें जो है इस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट थे उसमें जो है कंपनी का राजनीतिक और व्यापारिक व्यवहार सभी एक ही परिषद देखते थे, लेकिन 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें इस राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को के लिए अलग अलग कर दिया गया। तो हमने बताया, यहाँ पे लिखा है इस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्य अलग अलग कर दिया गया, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो था उसमें व्यापारिक संचालन का काम दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजनीतिक कार्य को संचालन करने का अधिकार दिया गया। दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल 6 सदस्य की नियुक्ति होता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल 6 सदस्यों की नियुक्ति होता था। फिर उसके बाद कंपनी के अधिकृत प्रदेश को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। इस समय जो कंपनी का जिस क्षेत्र पर कब्जा था उस क्षेत्र को जो है 1884 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। इससे पहले उस पर कंपनी का शासन हुआ करता था। फिर है गवर्नर जनरल के परिषदों की संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। यानी 1773 ईस्वी में जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था उसमें अब 1 घटाकर इस समय 3 कर दिया गया। यहाँ पर गवर्नर जनरल के परिषदों की संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। फिर उसके बाद इसमें बदलाव हुआ कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर को पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया और इस एक्ट में जो था बंगाल के अलावा मद्रास और बम्बई का जो गवर्नर था उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो हमने इसके मुख्य जो परीक्षा उपयोगी बातें थी उसको पढ़ लिया। उसके बाद है 1773 का संशोधन अधिनियम। 1773 का संशोधन 1786 का संशोधन अधिनियम जो था मुख्यतः वो उस समय के तत्कालीन गवर्नर कॉर्नवालिस को नाराजगी को दूर करने के लिए या कहें तो उसको पद पर बनाए रखने के लिए, उसको अपनी बात मनवाने के लिए उसमें एक संशोधन अधिनियम लिया गया जिसको हम 1786 का संशोधन अधिनियम कहते थे। उसके तहत जो था उसके कॉर्नवालिस की नाराजगी को दूर करने के लिए गवर्नर जनरल को, यानी उस गवर्नर जनरल जो थे कॉर्नवालिस, उसको मुख्य सेनापति का शक्ति दे दिया गया और उसको जो गवर्नर जनरल विशेष अवस्था में परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था। यानी 3 सदस्यीय जो कार्यकारिणी परिषद था उसके निर्णय को वो स्वयं जो है उसको रद्द कर सकता था। उसके बाद है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। इस चार्टर एक्ट के तहत जो था 1793 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार पत्रों को जो 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया। तो हमने लिखा है कंपनी के अधिकार पत्रों को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी अब अगला जो संशोधन हो सकता था वो भी अगले 20 वर्ष के बाद ही कुछ संशोधन हो सकता था। उसमें जो था गवर्नर जनरल और उसके परिषदों की सदस्य बनाने के लिए जो है इसमें 12 वर्ष भारत में 12 वर्ष रहना अनिवार्य था। यानी गवर्नर जनरल और उसके परिषदों की सदस्य बनने के लिए यहाँ पर एक योग्यता निर्धारित किया गया और उसके तहत किसी भी ब्रिटिश नागरिक को गवर्नर जनरल और उसके परिषदों का सदस्य बनने के लिए भारत में 12 वर्ष रहना अनिवार्य होगा और भारत में 12 वर्ष रहने का अनुभव रहना चाहिए। फिर है गवर्नर जनरल का जो है बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी पर अधिकार स्पष्ट कर दिया गया। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास में जो है प्रेसिडेंसी पर अधिकार को स्पष्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभी सदस्यों को वेतन को भारतीय कोष से दिया जाता था। भारत के कोष से दिया जाना अनिवार्य कर दिया। हमने देखा था कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो थे कुल 6 सदस्य थे। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल 6 सदस्य हुआ करते थे।
और उस सभी 6 सदस्यों का वेतन जो था वो भारतीय कोष से दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया। उसके बाद है 1813 का चार्टर एक्ट, यानी यहाँ पर जो 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया था, उसके बाद 20 वर्ष बाद 1793 के 20 वर्ष के बाद जो 1813 में एक चार्टर एक्ट लाया गया। इसमें भी हुआ क्या, इसको भी पुनः, इस एक्ट में भी पुनः जो है कंपनी को अगले 20 वर्षों तक अधिकार को बढ़ा दिया गया। यानी कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसको अगले 20 वर्षों तक के लिए भारत में बिजनेस करने का, व्यापार करने के लिए समय मिल गया, अधिकार मिल गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। यानी एक बात और है 1793 में के एक्ट में कि इस 1793 एक्ट के समय ब्रिटिश में इस बात का जोर पकड़ने लगा कि भारत में जो है कंपनी के अधिकारों को समाप्त किया जाए और सभी ब्रिटिश नागरिकों को जो यहाँ पर व्यापार करने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए। तो उसी के तहत 1813 में एक चार्टर एक्ट में बदलाव किया गया कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो था, एकाधिकार, यानी अगर भारत में कोई व्यापार कर सकता था वह तो सिर्फ कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी के ही कर्मचारी और लोग कर सकते थे, लेकिन कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया और सभी ब्रिटिश नागरिकों को के लिए खोल दिया गया। इसमें जो था कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए जो है यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति मिल गई। किस एक्ट के तहत? तो वो थे 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। लेकिन सभी अधिकार समाप्त करने के बावजूद जो है यहाँ पर कंपनी को चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ जो है चाय का व्यापार, यानी कहें तो चीन और चाय के व्यापार पर जो है कंपनी का एकाधिकार बना रहा है। फिर इस चार्टर एक्ट के तहत जो था कंपनी द्वारा जो है भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपये जो है प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान रखा गया। यानी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो है भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर कंपनी द्वारा 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान रखा गया। इस 1 लाख रुपये में भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन, साहित्य को प्रोत्साहन करने के लिए रखा गया था। और इसमें और एक और चीज महत्वपूर्ण है 1813 के चार्टर एक्ट में, इसमें ईसाई मशीनरियों यानी ईसाई धर्मगुरुओं को अपने धर्म के प्रचार करने के लिए भारत में आने के लिए उसको अनुमति मिल गया। यानी ईसाई मशीनरियों को भारत में आने की छूट दे दी गई। इस एक्ट के तहत जो था ईसाई मिशनरी यानी ईसाई धर्मगुरु जो थे उसको भारत में आने के छूट दे दिया गया और वो यहाँ पर धर्म प्रचार कर सकता था। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं।